वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। आपका पार्ट फर्स्ट ही चला यूनिवर्सिटी का फिजिक्स का, उसमें मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है। रेखी संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। उससे आगे की आपको मैं बात करता हूँ और उसमें दिया है कि इक्विवेलेंस, ठीक है, उसमें तुल्यता आपको सिद्ध करनी है ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखी संवेग संरक्षण का आपको सिद्धांत कराया था मैंने, मोमेंटम विद न्यूटन थर्ड लॉ। जो आपका न्यूटन का थर्ड लॉ होता है उससे आपकी इसकी तुल्यता दिखानी है कि आपने संवेग संरक्षण का सिद्धांत सिद्ध किया है, क्या वो न्यूटन के थर्ड लॉ का पालन करता है। ठीक है, वो आपको शो करना है। इसमें किस टाइप से करना है तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ थोड़ा, उसके बाद आपको नोटबुक पे कराऊंगा कि मान लेते हैं और भी दो बॉडीज़ हैं, मान लेते ए और भी दो पिंड हैं, ठीक है, और जिनके मासेस क्रम से एम ए, ठीक है, हमने एक बॉडी का एम ए मान लिया, दूसरी का एम बी मान लिया, और वेलोसिटी उनके बेग बी एंड बी वी हैं, तब इनका लीनियर मोमेंटम निम्नलिखित है। आपको पता ही है कि लीनियर मोमेंटम रेखी संवेग इक्वल टू होता है बी बराबर एम बी। ठीक है, तो किस टाइप से सॉल्व करना है मैं आपको इस पर समझ। आपने पता है कि वहाँ तक दो बॉडीज आपने ले ली, फिर उसके बाद कि आपको P बराबर एम बी आपका होता है लीनियर मोमेंटम, मतलब रेखी संवेग आपका होता है। तो P इक्वल टू हमने एक बॉडी ली है एम ए, इसका वेलोसिटी इतनी होगी, दूसरी ले ली एम बी और बी वी, ठीक है, इसको इक्वेशन मान ली हमने फर्स्ट। उसके बाद क्या करते हैं कि इसका एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी का एक्सटर्नल फोर्स है बाहर जो बल लग रहा है उसको हम जीरो मान के चलें, तो लिखेंगे इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स, इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स, इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंस, ठीक है, एब्सेंस है, अनुपस्थित है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो आपने रेखी संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्रूव किया था उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम चलना है। तो हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखी संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आपने क्या पढ़ा था कि आपका एफ जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है, ठीक है, वो आपका हमने जीरो मान लिया, और जब आप ये जीरो मानेंगे तो आपको होता है एफ बराबर डी पी अपॉन डी पी, जो आपने कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम में प्रूव किया था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका पी बराबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है, पी इक्वल टू आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा। जब आपका पी इक्वल टू आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा उसके बाद आपका ये पी कॉन्स्टेंट है, तो एम ए बी ए प्लस एम बी बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ओके, ये दोनों चीज़ आपकी कांस्टेंट होंगी। इसके बाद इसको मान लें इक्वेशन 2, तो इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो एम ए आपका कांस्टेंट टर्म है इंटू डी वी ओवर डी टी प्लस एम बी डी वी वी ओवर डी टी इक्वल टू आपका जीरो, कांस्टेंट आपका जीरो। तो आपने एक चीज़ पढ़ी थी, इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसमें क्या करते हैं कि डी वी ओवर डी टी ये आपका त्वरण मतलब एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल ए, इसको मान लेंगे इस वाले से ए। ओके, और डी वी ओवर डी टी इक्वल टू एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका ये भी, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल बी इक्वल टू क्या मानेंगे इसको ए बी। एक मेन चीज़ समझिए कि आपने अभी तक नोट्स के लिए हमारे अप्लाई नहीं किया है, तो नोट्स के लिए मैं आपको एक नंबर दे दे रहा हूँ 9411009110। आपको व्हाट्सएप नोट्स चाहिए तो उस पर मुझे मैसेज करें, और प्लस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक हो सकते हैं, जिससे मैं आपको वहाँ पे नोट सेंड करता रहता हूँ, तो वो भी आपके लिए लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ कर दें। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या करेंगे कि एम ए और डी वी ओवर डी टी की जगह क्या रखेंगे आप ए प्लस एम बी ए वी इक्वल टू आपका जीरो है, और एम ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा माइनस एम बी ए वी। ओके, चूँकि आपने पढ़ा है कि एफ इक्वल टू एम ए होता है, सॉरी स्मॉल ले लीजिए, एफ इक्वल टू आपका एम ए, तब एम ए आपकी इस सीरीज, तो इसको मान सकते हैं एफ वेक्टर ए, एफ वेक्टर ई मान सकते हैं इक्वल टू एफ वेक्टर माइनस एफ वेक्टर बी है। ये क्यों माना है कि आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है
कि जितना बल हम किसी दूसरी पहली बॉडी पर लगाते हैं और दूसरी बॉडी उतना ही बल हमें विपरीत दिशा में लगाती है। तो इससे प्रूव होता है कि आपने पढ़ लिया एफ वेक्टर ए बी इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर बी ए, जो कि मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर इसका प्रूव कराया मैंने। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, अब इस चीज़ से समझिए आप कि एवं इक्वेशन से क्लियर है कि बॉडी ए पर बी द्वारा लगाया गया बल एफ वेक्टर ए बी, मतलब ए बॉडी ने बी पर कितना बल लगाया एफ वेक्टर ए बी, और बी बॉडी द्वारा ए पर लगाया बल गए फोर्स एफ वेक्टर बी ए के इक्वल एंड अपोजिट होता है। ठीक है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि अतः कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम आपका एम बराबर एम बी। ठीक है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के समतुल्य होता है, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, उसका नेक्स्ट आपका आता है कि कंजर्वेटेड एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षित तथा असंरक्षित बल। तो पहले इसकी परिभाषा समझिए कि ऐसे बल जिनके द्वारा किए गए वर्क को वापस प्राप्त किया जा सकता है कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षित बल कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये है, मान लीजिए हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, और एग्जाम्पल इसके इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने किसी स्प्रिंग को खींचा, तो स्प्रिंग को खींचने के बाद वो अपनी वापस दिशा में लौटना चाहती है, तो आपने उस पर बल लगाया, फिर वो आपको बल उसकी दिशा में लगा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने उसको बार खींचा, वो दोबारा अपनी शक्ति से ही बल लगा रहा है, तो हमने बल लगाया उसको, तो हमने वापस भी तो प्राप्त कर लिया उसी बल को, तो उसको संरक्षित बल हो जाएंगे इलास्टिक फोर्स आपका। ठीक है, और दूसरा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कि आपको पृथ्वी में कुछ उछाली आपने और वो नीचे आगे गिरती है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपका सेम इसी टाइप से है कि बेबल जिनके द्वारा किए गए वर्क को वापस प्राप्त नहीं किया सके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। सभी फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, आपने इसी चीज़ निकाली, क्या वापस आ सकती, किसी चीज़ नहीं आ सकती। ठीक है, और एनर्जी का कुछ पार्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इनमें एनर्जी का कुछ पार्ट लाइट या हीट के रूप में वातावरण में चला जाता है, जिसे वापस प्राप्त नहीं किया सकता। ठीक है, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि सो दैट द वर्क डन बाई ए कंजर्वेटिव फोर्स इन साइक्लिक पाथ इज जीरो, कि सिद्ध कीजिए कि संरक्षित बल द्वारा किसी बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसको किस टाइप से करते हैं, पहले आप इसकी थोड़ी लैंग्वेज समझ लीजिए। इसमें हम क्या कहते हैं, दो पथ ले लेते हैं, एक तो पी और क्यू, दो पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे हमने दो पी और क्यू पॉइंट ले लिए, एक पथ मानते हैं हम C1 और एक पथ मानते हैं हम C2। ठीक है, और दोनों की इसकी दिशा क्यू की ओर है। दूसरे पथ में क्या करते हैं, एक P और Q पॉइंट लेते हैं, C1 पथ मानते हैं Q से, और Q से P मानते हैं C2 पथ। ओके, इधर को लगेगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। उसके बाद इसको थोड़ी लैंग्वेज लिखनी होती है, माना P एंड Q दो पॉइंट्स हैं और C1 C2 दो पथ हैं, मतलब आपके दो रास्ते समझ लीजिए, जो किसी पथ द्वारा पॉइंट P से Q तक पहुँचने में तय किए जाते हैं। पॉइंट को P से Q तक पहुँचने में ये रास्ते आपके तय किए जाते हैं। तो किस टाइप से सॉल्व करेंगे आपको समझाता हूँ। करना क्या है कि हमने दो पाथ ले लिए हैं, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक हमने ये ले लिया। ओके, एक हमारा ये हो गया। पॉइंट दोनों सेम आपके पी क्यू, और इधर ये आपका C1 है, C2 है, ये आपका C1 और ये आपका C2 हो गया। तो माना P एंड दो बॉडीज़ हैं, और अपने उसको मैंने आपको समझा दिया। तो इसमें कर क्या है कि वर्क डन मतलब जो आपका कार्य किया गया है, तो उसको हम इंग्लिश में वर्क डन बोलेंगे। वर्क डन बाई पार्टिकल इन पाथ C1, जो आपका पार्टिकल है वो C1 पाथ पे चला, तो उसका क्या किया, कितना वर्क उसको करना पड़ा, तो उसको हम लिखते हैं W इक्वल टू, हमने यहाँ से C1 से दूरी चली की, तो हम C1 से आपका इंटीग्रेशन ले लेंगे। उसके बाद F वेक्टर इंटू DR वेक्टर। आपको पता है कि बल बराबर फोर्स बराबर कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य में W किया, बल अपने F ले लिया और विस्थापन ले लिया DR, मतलब R वेक्टर ले लिया। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। ओके, उसके बाद वर्क डन बाई पार्टिकल इन पाथ C2। आपका जो C2 पाथ है उस पर इसने कितना बल तय किया वो हमें फाइंड करना है, तो उसको मानेंगे W2। वही आपका सेम ही चला है। ठीक है, वो अपने C2 पथ पे चला है। हम पहले फिगर की बात कर रहे हैं। ओके, अभी हम फर्स्ट फिगर की बात कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, इतना ही वर्क किया। ठीक है, तो समझिए, पहला पार्टिकल अपने यहाँ से C1 से चला और दूसरा पार्टिकल C2 रास्ते पे उतना ही चला, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, तो दोनों सेम इक्वेशन आ गई। उसके बाद
नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड इसको करना है। तो क्या करेंगे इसमें, उसने क्या किया है, कंजर्वेटिव फोर्स में आपको बताया था कि आपने कोई वर्क किया, ठीक है, कि ऐसे बल जिनको पुनः वापस प्राप्त किया जा सकता है। पुनः वापस प्राप्त करने का मतलब W1 इक्वल टू W2। ओके, तो एक इसको हम W1 W2 इक्वल टू बराबर मान ले रहे हैं, तो इसको W मान सकते हैं और C2 पाथ ले लेंगे। ओके, F वेक्टर इंटू DR वेक्टर, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। सेम हमने पाथ ले लिया, W1 और W2 ले लिया और C2 दूसरा पाथ ले लिया हमने। उसके बाद अब फिगर सेकंड के अकॉर्डिंग ऐसी कंडीशन लेते हैं कि पार्टिकल P से Q तक C1 पाथ और Q से P तक C2 पाथ ट्रेवल करे, तब इस साइक्लिक पाथ में किया गया टोटल वर्क निम्नलिखित होगा। तो हमारा साइक्लिक वर्क हो जाएगा कि P से Q तक C1 पाथ से गया, फिर Q से P तक आया C2 पाथ में। तो करेंगे क्या कि W इक्वल टू एक W से कितना गया, P से Q गया। ओके, उसका माइनस लगाएंगे और Q से आपका P गया। माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि वर्क किया जा रहा है। ओके, तो नेगेटिव साइन आएगा आपका। उसके बाद ये आपका बन जाएगा W बराबर W1 माइनस W2। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। W इक्वल टू ये आपके C2 थी, F वेक्टर इंटू DR वेक्टर माइनस, सॉरी R पे वेक्टर नहीं आएगा, C2 F वेक्टर इंटू DR। ओके, दोनों आपकी कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव है। उसके बाद आपका W इक्वल टू हो जाएगा 0। ओके, तो इससे आपका क्या प्रूव हुआ, इस प्रकार क्लियर है कि कंजर्वेटिव फोर्स या रूढ़िवादी बल किसी बंद पथ में किया गया कार्य 0 होता है। तो इससे हमें सिद्ध हो चुका है कि हम किस साइक्लिक वर्क में कोई भी वर्क करते हैं तो इसका जो वर्क निकल के आता है, इस पर लिखी रूढ़िवादी बल किसी बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। कि हम कोई बंद पथ में या साइक्लिक पथ में कोई काम वर्क करते हैं तो वो शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करा रहा था, वो हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा जाता है कि प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बल का मान स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। प्रवणता को होती है ग्रेडियंट, ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की संरक्षी बल का जो मान होता है स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। या ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जाए, सो दैट द F बराबर माइनस ग्रेविटी इक्वल टू माइनस डेल्टा V, या ग्रेडियंट। ओके, तो इम्पोर्टेंट है आपका और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है कि मानो कोई पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स F के अंडर मोशन कर रहा है। तो हमने कोई पार्टिकल लिया और माना कि वो कंजर्वेटिव फोर्स F के अंडर आपका मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल द्वारा वर्क डन निम्नलिखित होगा। तो उसको हम थोड़ा इस पर समझते हैं। ओके, तो हमने ये प्रूव कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट समझिए, हमने कोई पार्टिकल ले लिया और वो F के अंडर मोशन कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स F के अंडर मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल द्वारा निम्नलिखित वर्क जो होगा, वर्क डन जो होगा, किया गया कार्य आपका कितना होगा, F इंटू DR, बल गुणा विस्थापन। इस किए गए कार्य वर्क की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी B में कमी के बराबर होती है। कि जब भी कोई आप वर्क करते हैं तो आपकी एनर्जी खर्च होती है कोई भी कार्य करने में, तो उसमें आपको यूज किया गया है कि आपकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी, तो हम वही ले लेना, पोटेंशियल एनर्जी को B में कमी ले लेना, और B को हम दिखा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी से। तो F इंटू DR, इसमें कमी किसकी हुई, पोटेंशियल एनर्जी की वर्क को करने में, तो हमने माइनस dB मतलब ले लिया पोटेंशियल एनर्जी में कमी। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, F इंटू DR इक्वल टू माइनस dV, इसको हम इक्वेशन मान लेंगे 2। उसके बाद आपका ये जो होता है वो होता है पोटेंशियल वेक्टर। ठीक है, पोटेंशियल वेक्टर, इसको हम शो करते हैं R से। ओके, तो पोटेंशियल वेक्टर R ले लिया और R को आपको पता है कि हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं I डैश x प्लस J बाई प्लस KZ। ये आपके वेक्टर्स होते हैं जो आपको मैथमेटिक्स में आपने पढ़े होंगे, फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, और इसको हम शो करते हैं I से, J से, K से, और हमने इसके पॉइंट्स ले लिए X Y Z। तो इसका DR निकालेंगे, तो DR नॉर्मल जब हम निकालते हैं इसका, तो I dx हो जाएगा
प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। ओके, उसके बाद हम इसका डी वी फाइंड करेंगे, एंड डी वी। आपने आर डी आर निकाल लिया, उसके बाद हम इसका डी वी निकालेंगे। डी वी निकालने के लिए क्या करेंगे, डी वी इक्वल टू आई डी वी इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। इसमें हमें क्या है कि डी वी अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देनी है टोटल तीनों में, तो प्लस जे डी वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई प्लस के डी जेड इंटू डी वी अपॉन डी जेड। ओके, तो लेकिन एक चीज़ समझिए, बट आई ठीक है, बट आई डी ओवर डी एक्स प्लस जे डी ओवर डी वाई प्लस के डी ओवर डी जेड, जो आपकी वैल्यू होती है वो डेल्टा के बराबर होती है, आपके पोटेंशियल एनर्जी में कमी के बराबर होती है। तो डी वी इक्वल टू आपका ये है, और इसको कितना मानेंगे, आपका डी वी ओवर डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा डी वी ओवर, और आपका बचेगा ओनली आई डी वी जे डी वाई और के डी जेड बचेगा। तो इसको हम किससे निकालेंगे, डेल वी मान लेंगे इसको, और इंटू डी आर आपका जो चल रहा है वो हो जाएगा। तो अप्लाइंग इक्वेशन 2, जो आपकी वैल्यू निकल के आई है वो इक्वेशन 2, मतलब एफ इंटू डी आर को माइनस डी वी इसमें पुट कर देंगे डी वी की वैल्यू। तो अप्लाइंग इन इक्वेशन 2, अप्लाइंग इक्वेशन 2 में अप्लाई कर दी। तो आपका निकल के आएगा एफ इंटू डी आर। ओके, एफ इंटू डी आर इक्वल टू, इसे बोलते हैं ग्रेडियंट। इसका साइन बनता है ऐसे, सॉरी नोट्स में आपका गलत बन गया है, इसका साइन बनता है ऐसे, ग्रेडियंट का साइन थोड़ा बना दिया है मैंने, बी इंटू डी आर इक्वल टू, सॉरी माइनस में, और ये आपका नेगेटिव में आएगा इक्वेशन 2 में, और इसको सॉल्व करेंगे तो एफ इंटू डी आर प्लस इसको लिखेंगे ग्रेडियंट, इसको बनाते हैं ऐसे, इंटू बी डी आर इक्वल टू 0। तो एफ इक्वल टू माइनस आपका निकल के आ गया डी वी इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट इंटू बी। तो आपकी प्रवणता भी आ गई इसमें, और आपकी स्थिति ऊर्जा भी आ गई। इसको बोलते हैं प्रवणता और इसे बोलते हैं ग्रेडियंट, इंग्लिश में ग्रेडियंट प्रवणता। तो लिख देंगे कि एव एक्सप्रेशन से क्लियर है कि कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिति ऊर्जा बी में नेगेटिव ग्रेडियंट, ओके नेगेटिव ग्रेडियंट आ गया आपका, प्रवणता के बराबर होती है। ये आपका प्रूव हो गया। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, शो दैट द कर्ल एफ बराबर 0। कर्ल, तो कर्ल आप कंजर्वेटिव फोर्स से भी एफ को शो करते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स हमने इसमें स्मॉल एफ की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी बी में नेगेटिव ढाल के बराबर होती है, जो कि हमने अभी प्रूव किया है। तो इससे ही हमें इसको प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, एफ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट इंटू बी, आपने अभी सॉल्व किया इस चीज़ के लिए, तो अभी समझाते हैं इस चीज़ के लिए। तो एफ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट बी, पोटेंशियल एनर्जी आपने नेगेटिव लिया है, अभी आपने क्वेश्चन किया है। तो टेकिंग कर्ल, इसमें क्या करेंगे, कर्ल ले लेंगे, टेकिंग कर्ल बोथ साइड या ऑन बोथ साइड। ओके, तो कर्ल एफ बराबर 0, कर्ल एफ बराबर कर्ल माइनस ग्रेडियंट इंटू बी। तो कर्ल एफ इक्वल टू माइनस कर्ल ग्रेडियंट। ओके, तो आपने एक चीज़ अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन आपको थोड़ा नहीं, आपको पढ़ना नहीं चाहिए, सॉरी जब थोड़े बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आएंगे तो आपको ये कर्ल का समझाया जाएगा कि कर्ल ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होता है, ग्रेडियंट इंटू ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने भी प्रूव किया था कि उसका पोटेंशियल वेक्टर आई डी ओवर डी एक्स प्लस जे डी ओवर डी वाई प्लस के डी ओवर डी जेड एंड ग्रेडियंट बी आई डी वी ओवर डी एक्स प्लस जे डी वी ओवर डी वाई प्लस के
डी ओवर डी जेड, जो कि आपने अभी सॉल्व किया। उसका कर्ल निकालेंगे हम इसका, कर्ल एफ इक्वल टू, और कर्ल एफ इक्वल टू क्या है, ग्रेडियंट इनटू ग्रेडियंट। इसके लिए माइनस हम ऑलरेडी कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। तो ये तो आपकी एक अलग पॉइंट है, तो नेगेटिव ने ऑलरेडी वहाँ से कॉमन ले लिया। उसके बाद आई डी ओवर डी एक्स प्लस जे डी ओवर डी वाई प्लस के डी ओवर डी जेड, ओके, इंटू ये वाली वैल्यू आई डी वी ओवर डी एक्स प्लस जे डी वी ओवर डी वाई प्लस के डी वी ओवर डी जेड, ठीक है। इसका हमने क्या किया, इन सबका हमने पोटेंशियल वेक्टर निकाला, सॉरी हाँ, पोटेंशियल वेक्टर का हमने वेक्टर निकाल लिया है पोटेंशियल का, तो ये सॉल्व आ गया। लेकिन आपने एक चीज़, जो आप 12th क्लास में जब होंगे तो आपने सार्डिक सॉल्व किए होंगे, ठीक है। सार्डिक आपने सॉल्व किए होंगे। सार्डिक आप किस टाइप से सॉल्व करते थे, तो कर्ल एफ इक्वल टू हम सार्डिक ले लेंगे, ठीक है, और इसमें मान लेंगे आई वेक्टर जे वेक्टर इंटू के वेक्टर। तो ये आपका आई का हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, ये आपका डी ओवर डी वाई और आपका डी ओवर डी जेड। उसके बाद आपकी ये आएगा डी वी ओवर डी एक्स और डी वी ओवर डी वाई डी वी ओवर डी जेड, ये आपका आ गया। उसके बाद आपने सार्डिक सॉल्व करना सीखा होगा, वहाँ से आपने एक चीज़ सीखी होगी कि आई, सॉरी नेगेटिव आपको ऑलरेडी चल रहा है तो नेगेटिव बाहर ले लेते हैं। इसमें आपने एक मेन चीज़ सीखी होगी कि अलग अलग आई और जे के फॉर्म निकालते हैं। तो पहले हम आई की फॉर्म निकालेंगे, तो जो आई की फॉर्म निकालते हैं तो ये वाला छुपा लेते हैं, ये वाला छुपा लेते हैं, ठीक है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, तो डी ओवर डी वाई इंटू डी वी ओवर डी जेड, ओके। इसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी, उसका नेगेटिव लगा देते हैं हम, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है डी ओवर डी जेड इंटू डी वी ओवर डी वाई, ठीक है। लेकिन उसके बाद माइनस जे वेक्टर, ये आपको माइनस लग जाएगा, ठीक है। और माइनस आपने कॉमन लिया है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस का माइनस यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जे फाइंड कर रहे हैं अब हम, तो इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, तो इसकी मतलब इसमें करिए तो तुमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स इंटू डी जेड आएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस इसकी मतलब इसमें कर दीजिए तो डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स इंटू डी जेड, डी एक्स इंटू डी जेड आ गया आपका, ओके। प्लस के को निकालिए, के को जब फाइंड करेंगे तो आपका आएगा डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई, डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई माइनस डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी या 12th में की होगी कि आपकी ये वैल्यू सबकी जीरो हुई है, आई जीरो हो जाएगा कट हो गया, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इसमें मेन चीज़ आपकी क्या निकल के आती है, जब आपकी सारी चीज़ें जीरो होंगी देन आपका जो कर्ल निकाला है आपने, कर्ल एफ इक्वल टू आपका जीरो आएगा। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, देन कर्ल एफ इक्वल टू आपका जीरो आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है संघट, ठीक है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा और आपकी मैथमेटिक्स भी करा रहा हूँ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ और दोस्त के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब चैनल करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। प्लस पीडीएफ नोट्स के लिए आपको 9411009110 आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। दूसरी चीज़, जब आप कमेंट करते हैं, वीडियो पसंद करते हैं, तो अच्छा भी लगता है कि मुझे भी पसंद आता है कि वीडियो में और अच्छे से बनाऊँ, आपको समझाऊँ क्या चीज़ क्या होती है, ओके।